गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? स्वागत आप सभी का लॉगिन श्री के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करेंगे। पशु परिचय की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये आपका दोस्तों होने वाला है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले दोस्तों जीके, साइंस, गणित, पशुपालन और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में आ गए सभी दोस्तों बताइए पहले तो आवाज आ रही है और क्लास प्रॉपर तरीके से सभी के पास में चल रही होगी। तो आज दोस्तों देखो 24 तारीख हो चुकी है। केवल 6 दिन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बचे हुए हैं। उम्मीद आप सभी की तैयारी भी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी, है ना? चल रही है सभी की? थम्स अप करके दोस्तों बताइए एक बार थम्स अप करो जल्दी से। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर आप लोग लगा रहे हो तो अच्छी बात है। जो नहीं लगा रहे दोस्तों उनके लिए एक अच्छी बात है कि आप लोग भी ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों अब ओनली 49 रुपीज में आपको कंप्लीट 25 टेस्ट लॉगिन हिस्ट्री का जो ऐप है, लॉगिन हिस्ट्री के ऐप पर दोस्तों मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे आपको वहां पे, ठीक ना? करंट जीके के टेस्ट भी दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। करंट जीके के टेस्ट भी आप लगा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों पशुपालन जो सब्जेक्ट है, पशुपालन दोस्तों उसके टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। टेस्ट लगाने जितना तो टाइम अगर नहीं है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, ठीक ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका देखना दोस्तों। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। चलिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है। चलिए दोस्तों, केसरिया जी का मेला कब लगता है? हाँ दोस्तों, केसरिया जी का जो मेला है वो कब लगता है बताइए जल्दी से। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है। और ये धुलेव गांव में रहता दोस्तों। धुलेव गांव जो कि आपको पता होगा ये उदयपुर में है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर जो मूर्ति है दोस्तों वो किसकी है? ऋषभ देव जी का दोस्तों। यहाँ पर ना ये जो मंदिर है वो ऋषभ देव जी का मंदिर है। ऋषभ देव जी का दोस्तों ये क्या है? मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? काले पत्थर की दोस्तों मूर्ति है, ठीक ना? यहाँ पर क्या है इनकी? काले पत्थर की मूर्ति दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए इसे कालाजी का मंदिर भी कहा जाता है। कालाजी का मंदिर भी इसे कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को। महबूब, क्या बात है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप तो। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यहाँ पर दोस्तों मेला लगता है। ये मेला भी ध्यान होना चाहिए सभी को। मेला दोस्तों कब लगता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी कौन से किसके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सभी साथी। अब हाँ भाई देखो, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, नमस्ते सभी साथियों को। एक बार जो भी क्लास में आप जुड़े हैं सारे के सारे सेशन को लाइक शेयर कर दो। ओके सर, एक दिन में एक टेस्ट लगा सकते हैं? नहीं, देखो एक दिन में आप 25 के 25 लगा सकते हो। एक दिन में आप कंप्लीट टेस्ट भी क्वेश्चन है ना दोस्तों। 6 दिन बचे हुए हैं, 6 दिन में है ना कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो टेस्ट वाले सारे के सारे क्वेश्चन है ना वो एक बार देख डालो। ओके देखो यहाँ पे गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी है नौटंकी दोस्तों। नौटंकी लोक नाट्य के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नौटंकी दोस्तों, नौटंकी की बात करें राजस्थान का पूर्वी राजस्थान, पूर्वी भाग, पूर्वी राजस्थान में नौटंकी होती है। अलवर भरतपुर दोस्तों ना, अलवर भरतपुर, अलवर और भरतपुर दोस्तों यहाँ पर क्या होती है? नौटंकी होती है। स्वांग दोस्तों ये भीलवाड़ा में, स्वांग कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा में। स्वांग लोक नाट्य भीलवाड़ा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे के बारे में। 18वीं क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने? हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन का आंसर लगाइए। चलिए तात्या टोपे, जो कि एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, राजस्थान में सबसे पहले कहां पर आते हैं? कौन से नगर पे आते हैं दोस्तों? राजस्थान में सर्वप्रथम कब आते हैं और कहां पर आते हैं? कब और कहां पर आते हैं ये तात्या टोपे? इन्होंने क्या किया था? झालावाड़ के जो दोस्तों, झालावाड़ के जो पृथ्वीराज है ना, इनको इन्होंने हराया था दोस्तों। झालावाड़ के पृथ्वीराज को इन्होंने हरा दिया था दोस्तों ना, हरा दिया था। और यहाँ पर दोस्तों क्या है? अधिकार कर लिया था। यहाँ पर दोस्तों क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। लेकिन ये सबसे पहले राजस्थान में कब आते हैं? 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में दोस्तों प्रवेश करते हैं। भीलवाड़ा में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। दूसरी बार दोस्तों 11 दिसंबर को आते हैं दूसरी बार।
दूसरी बार 11 दिसंबर को। सेकेंड बार दोस्तों ये 11 दिसंबर 1857 को आते हैं। कहां पर दोस्तों? बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, ठीक ना, बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं। बांसवाड़ा में ये क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य लिखा हुआ है? चले बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य लिखा हुआ है दोस्तों? हाँ बताइए जल्दी से। सुबह 10 बजे क्लास हो रही है, 12 बजे भी क्लास हो रही है। अगर आप लोग नहीं आते तो देखो दोस्तों बता देते हैं। 10 बजे वाली क्लास आपके लिए पशुपालन और साइंस की होती है। 12 बजे वाली क्लास दोस्तों मैथ की होती है। कंप्लीट आप लोग तैयारी कर सकते हो लॉगिन श्री के चैनल से जुड़ के। जवाहर सागर वन्य जीव अभियान दोस्तों जहाँ जो कि कोटा, बूंदी, चित्तौड़ में है, केसरबाग धौलपुर में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का को मानसून वन भी कहते हैं। और राजस्थान का क्लिफ वर्ष रोइडा नहीं है दोस्तों, क्लिफ वर्ष क्या है? खेजड़ी है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी होता है दोस्तों। राज्य वृक्ष, इसे 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोइडा है यहाँ पे। उम्मीद है आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा होगा यहाँ पे। चलिए देखो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये सदाबहार वन कहाँ पर है? राजस्थान के कौन से जिले में है? हाँ दोस्तों सदाबहार वन राजस्थान के कौन से जिले में है? जरा पशु परिचर की लगाओ 10 बजे। हाँ कल होने वाली है ना, कल 10 बजे दोस्तों, कल 10 बजे है ना। पशुपालन के अलावा पशुपालन और साइंस दोनों की कॉम्बो क्लास रहेगी, ठीक ना, दोनों की दोस्तों कॉम्बो क्लास रहेगी कल 10 बजे, तो सभी आ जाना देखो। ओके राजस्थान का राज्य पुष्प दोस्तों रोइडा है। इसे भी 1983 में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया था। राज्य वृक्ष दोस्तों खेजड़ी है यहाँ पे। ओके सदाबहार वन कहाँ पर है? माउंट आबू में। क्या बात दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हो, माउंट आबू, ठीक ना, माउंट आबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तांबे से निर्मित छेद वाली सुई कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? बताइए आंसर क्या आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और देखते हैं आप लोगों में से सबसे पहले और सबसे राइट आंसर किसका आता है। तांबे से निर्मित छेद वाली जो सुई है वो कौन से स्थान से प्राप्त होती है? जहां पर दोस्तों कृषि और पशुपालन के प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक ना, जहां पर कृषि के साथ में पशुपालन के दोस्तों जहां पर क्या मिलते हैं? प्रमाण वहां मिलते हैं दोस्तों। और जो सभ्यता कहां पर है? कोठारी नदी किनारे दोस्तों, ठीक ना, कोठारी नदी किनारे है बागोर भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। वी.एन. मिश्र ने दोस्तों उत्खनन किया था। वी.एन. मिश्र ने क्या किया था? उत्खनन किया था बागोर भीलवाड़ा, यहाँ पे जो बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही बड़ा दोस्तों, सही लगा रहे हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? एक क्वेश्चन ये भी आता दोस्तों, राजस्थान का कुल वन आवरण कितना है? राजस्थान का कुल वन आवरण दोस्तों बताइए कितना है? एक क्वेश्चन ये है कुल वन क्षेत्रफल कितना है? चलिए दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपका यहाँ पे आना चाहिए। फटाफट से दोस्तों आंसर लगाइए। चैनल पर जो पहली बार जुड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक ना, व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों ये आप लोग ज्वाइन कर लेना, इस नंबर से बना हुआ है ये दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पे बात करें क्वेश्चन की तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुल वन आवरण है। कुल वन आवरण दोस्तों कम है, 4.87% है। कुल वन क्षेत्र 9.6% है। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही लगा रहे हो। 9.6% राजस्थान के 32,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इतने क्षेत्रफल पर दोस्तों ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। वेरी गुड, बिल्कुल सही लगा रहे हो। नेक्स्ट है दोस्तों अगला क्वेश्चन, चिरमी गीत राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? चलो लगाइए आंसर क्या आएगा। हाँ पीडीएफ सेंड, अच्छा आज पीडीएफ हाँ अभी मिल जाएगी ना, अभी करूँ क्या रफीक? हाँ ये बताइए, एक क्लास के बाद में कर दूंगा, मैं तीनों क्लास की पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके चिरमी गीत राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? गीतों के बारे में दोस्तों एक आसान क्वेश्चन है, चिरमी गीत। हाँ चले दोस्तों बताइए जल्दी से, यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा। हम यहाँ पे बात करें चिरमी गीत के बारे में दोस्तों, चिरमी गीत के बारे में बात करें तो ये गाया जाता है पूर्वी मैदानी भागों में, पूर्वी मैदानी भागों में गाया जाता है। ओके ना, ध्यान रखना। यहाँ पे हाड़ौती के पठार में दोस्तों जो गीत है वो पंचड़ा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? पंचड़ा गीत। कई बार आता है क्वेश्चन पंचड़ा गीत से। ये हाड़ौती फटार दोस्तों, हाड़ौती और ढूंढार क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। ओके हाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, सुमंडिया गीत।
सुमटिया गीत कहाँ पर गाया जाता है दोस्तों? ये पता होगा आपको, मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में। मेवाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये गीत गाया जाता है। एक दोस्तों क्वेश्चन है, रसिया गीत कहाँ गाया जाता है? रसिया गीत भरतपुर धौलपुर में, ठीक ना, भरतपुर धौलपुर में रसिया गीत गाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक आता है बिछुड़ो गीत दोस्तों, हाड़ौती पठार में। बिछुड़ो, बिछुड़ो जो गीत है ये भी कहाँ पर गाया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है दोस्तों, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवटिया और हमसीडो, हमसीडो और सुवटिया मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नाक का आभूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाक का आभूषण नहीं है दोस्तों? हाँ बताइए, जल्दी से आंसर आएगा आपका यहाँ पे। आज क्लास को 250 पार लेकर जाना है आपको, देख लो। अब लाइक जिन्होंने नहीं किया वो लाइक कर देना। मैं नहीं जानता, क्लास 250 प्लस होनी चाहिए आज वाली क्लास। करो सारे के सारे एक बार शेयर क्लास को, जितने भी ग्रुप है एक बार सबके सारे के सारे ग्रुप में शेयर करके आ जाओ। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। देखो यहाँ पे नाक का आभूषण चौंक बेसर नथ होता है, लेकिन टोटी कान का होता है दोस्तों, कान का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कुंभक के द्वारा कौन सी रचनाएं रचित है? ये देखो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे माणक कुंभा दोस्तों, माणक कुंभा के द्वारा कौन सी रचनाएं रची गई थी ये बताना आपको। तो सुंदा प्रबंध, सूंड प्रबंध दोस्तों आप पढ़ते हैं, चंडी शतक एक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे? हाँ अरे देखो यहाँ पे आंसर बताना है, सूंड प्रबंध, चंडी शतक ये माणक कुंभा की रचनाएं हैं, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी मंडन की रचनाएं दोस्तों, ये मंडन की है। तो आंसर यहाँ पे पहला दूसरा होगा, सही बात है ना? अरे बताओ जल्दी से एक बार, किस किस का ये राइट आ रहा है? किस किस ने ये बिल्कुल राइट दिया है? पहला और दूसरा, पहला और दूसरा माणक कुंभा की रचनाएं। अरे भाई साहब मैंने कई बार बताया आपको कि ये जरूर पढ़ लेना, माणक कुंभा की रचनाएं जरूर याद रख लेना, लेकिन क्यों पढ़ोगे आप? हाँ आप क्यों पढ़ोगे दोस्तों? इतनी बार करा दिया। सिनसिनवार राजवंश का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? बताइए आंसर क्या आएगा? सिनसिनवार राजवंश का संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से? अरे दोस्तों ये सिनसिनवार राजवंश ये जाट राजवंश था, ये जाट राजवंश था। अब तो बता दो आंसर, अरे अब तो लगा दीजिए आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये भरतपुर में दोस्तों, ये कहाँ पर है? भरतपुर में ये राजवंश निवास करता था। सूरसेन प्रदेश लगा दीजिए आंसर, सूरसेन प्रदेश यहाँ पे आंसर लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपोर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन आ चुका है अब की बार एग्जाम में, ये अब की बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों का सही आरोही क्रम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहाँ पे बताइए, ये देखो क्वेश्चन एक शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। राजस्थान में वन रिपोर्ट 2021 आई है ना, ये दोस्तों वन रिपोर्ट है, लास्ट वन रिपोर्ट 2021 में आई थी, जहां पर आपको पता है सर्वाधिक वन और न्यूनतम वन कहां पर है? चलो भाई जल्दी से फटाफट से बताइए दोस्तों। देखो प्रतिशत नहीं लिखा हुआ दोस्तों, अगर न्यूनतम वन प्रतिशत में आपको पूछ रहे ना, प्रतिशत में दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो आप कहोगे कि सर जोधपुर में सबसे कम प्रतिशत में वन है, इसके अलावा चूरू है, फिर इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें जैसलमेर और बीकानेर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ओनली इतना ही दिया हुआ है कि न्यूनतम वन कहाँ पर है। हम क्या कहेंगे कि सबसे कम वन चूरू में है। अरे दोस्तों सबसे कम वन कहाँ पर है? चूरू में है, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में और फिर दोस्तों टोंक में। आंसर क्या सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा दोस्तों, क्यों नहीं आ रहा ये बताइए? हाँ क्या दिक्कत होगी? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अब दोस्तों मैक्सिमम वन भी ध्यान रखना है और मैक्सिमम प्रतिशत, मैक्सिमम प्रतिशत। देखो ये भी सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर में दोस्तों, इसके अलावा अलवर में दोस्तों, ना उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारह, प्रतापगढ़ एंड 12 जिले में दोस्तों। अच्छा मैक्सिमम प्रतिशत दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो उदयपुर हो जाएगा, इसके अलावा प्रतापगढ़ हो जाएगा, इसके अलावा दोस्तों सिरोही हो जाएगा एंड करौली दोस्तों, ना एंड करौली, करौली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। चूरू, हनुमानगढ़ एंड जोधपुर एंड टोंक।
नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान की किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना है? मृत नदी कहते हैं राजस्थान का सोग जिसे कहा जाता है। राजस्थान का सोग कहते हैं जिसका पानी अब विलुप्त हो गया है। जिसका पानी अब क्या हो गया? विलुप्त हो गया दोस्तों। बताइए कौन सी नदी है? चलिए फटाफट से आंसर लगाइए। किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना है? आंसर आएगा यहाँ पे कि जो घग्गर नदी है ना, जिसे दोस्तों मृत नदी कहते हैं, जिसके किनारे कौन सी सभ्यता है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे दोस्तों, हनुमानगढ़ में, ठीक ना, हनुमानगढ़ में दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में जल ले जाती है? ये देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार जल्दी से। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला क्वेश्चन मत बताइए, ये दोस्तों आपके लेवल का क्वेश्चन, ये है आपके लिए एकदम बेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे खंबाती खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है? आपने दोस्तों पढ़ा राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान में नदी जो प्रणाली है ये 3 प्रकार की है, पढ़ा है सभी ने? अरे दोस्तों, बंगाली खाड़ी की नदियां, अरब सागर वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां, 3 प्रकार की नदी प्रणाली राजस्थान में आपने पढ़ा। अब राजस्थान की एक दोस्तों नदी है, इनमें से राजस्थान दोस्तों लिख लेना, राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पे कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो अपना जल खंबाती खाड़ी में लेके जाती है? राजस्थान की कौन सी नदी है जो अपना जल खंबाती खाड़ी में लेके जाती है? कहेंगे कि सर माही नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बता रहे हो। एक साबरमती नदी दोस्तों, एक साबरमती नदी। साबरमती नदी भी अपना जल खंबाती खाड़ी में डालती है। अच्छा, तो फिर देखो, एक आपने पढ़ा होगा लूणी और पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी, ये जो नदी है ना, लूणी और पश्चिमी बनास नदी, ये नदियां अपना जल लेकर जाती है कच्छ के रण में दोस्तों। ये कौन याद रखेगा? हाँ, कच्छ के रण में ये नदियां अपना जल डालती है। कच्छ का रण दोस्तों गुजरात, कच्छ का रण गुजरात। दोनों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों के दोनों मैं आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों बता रहा हूँ, दोनों को आपको याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? बताइए आंसर क्या आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? बताइए दोस्तों, यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा? मतलब मीठे पानी की झील है, खारे पानी की नहीं है दोस्तों, मतलब मीठे पानी की है। कावोद, डीडवाना, रेवासा और जेत सागर। चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए फटाफट से लगाइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? जेत सागर बूंदी वाली दोस्तों जो झील है ये मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की झील दोस्तों, ये है मीठे पानी की झील। रेवासा सीकर में है। डीडवाना दोस्तों जिला आपको पता है डीडवाना कहाँ पर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सतही जल की उपयोगिता की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? बताइए। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों अभी मैंने नदियों वाले टॉपिक में पढ़ा था। आज देखूंगा आप लोगों में से कौन कौन सच में पढ़ता है। मैंने उस दिन कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लेना, 1-2 बार वापस से पढ़ना। आज पता चल जाएगा कि कौन कौन है जो वास्तव में क्या है पढ़ता है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इसलिए मैं लेकर आया हूँ। सतही जल के बारे में पूछा जा रहा है, सतही जल के बारे में पूछा जा रहा है उपलब्धता के आधार पर। सतही जल की उपलब्धता के आधार पर दोस्तों सर्वाधिक जो पानी है वो किस नदी में है? आंसर क्या आएगा यहाँ पे? अरे दोस्तों याद करो जो अपनी ट्रिक है ना, जिंदाबाद ट्रिक, चबा मालू। कर दी ना गलती यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी लगा कर, ऑप्शन नंबर सी लगाकर दोस्तों गलती कर दी आपने। अरे दोस्तों चबा मालू, हाँ चबा जाओ इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दोस्तों चबा जाओ। सतही जल वाला क्वेश्चन को दोस्तों क्या कर जाओ? चबा जाओ, ठीक ना। कैसे? चंबल दोस्तों सर्वाधिक चंबल में है, ठीक ना, सर्वाधिक चंबल का है। उसके बाद में बनास, फिर देखिए बनास, उसके बाद में माही, और उसके बाद में लूणी नदी। देख लो यहाँ पे, हाँ ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील इसमें शामिल नहीं है? राजस्थान की 6 झीलों को इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान की 6 झीलें झील संरक्षण कार्यक्रम में क्या है? शामिल है। पता आप सभी को? अब यहाँ पे बताना है दोस्तों कौन सी शामिल नहीं है। आपने पढ़ा होगा फतेह सागर, उदयपुर, वाली इसमें शामिल है। नक्की झील दोस्तों ये सिरोही में, ये भी इसमें शामिल है।
आना सागर झील अजमेर वाली दोस्तों ये भी इसमें शामिल है। पुष्कर झील दोस्तों, पुष्कर झील भी इसमें शामिल है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे बात करें पिछोला झील, पिछोला झील भी इसमें क्या है, शामिल है। अच्छा दोस्तों एक मानसागर झील, एक मानसागर झील, मानसागर झील कहाँ पर है, कहोगे कि सर मानसागर झील है ना जयपुर में है, जहाँ पर हवा महल बना हुआ है, सॉरी जहाँ पर जल महल बना हुआ है, जहाँ पर जल महल बना हुआ है। मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी राजसमंद झील इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, है ना, राजसमंद झील इसमें शामिल नहीं है। वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो बता रहे हैं ना बिल्कुल राइट लगा रहे हो। अरे सेशन अच्छा लग रहा है ना, क्लास दोस्तों सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्लास में, देखो कंप्लीट दोस्तों मैं करा रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ अगर आप डेली क्लास लोगे तो अपनी क्लास से कई सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि अपनी क्लास से कितने क्वेश्चन देखो पेपर में ऐसे कैसे छपे हैं, है ना। आपके लिए पशु परिसर की पूरी दोस्तों तैयारी यूट्यूब पर फ्री में, एकदम फ्री में दोस्तों। अब यहाँ पे घोड़े की नाल की आकृति दोस्तों इसे कहते हैं हॉर्स शू, इसे क्या कहा जाता है, हॉर्स शू कहा जाता है। घोड़े की नाल की आकृति की जो रामगढ़ पहाड़ियां कहाँ पर है, ये है 12 में दोस्तों, ये जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है, 12 जिले में दोस्तों, ठीक ना, कौन जिले में है, 12 जिले में है। यहाँ पे बात हो रही है कि दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में ये कहाँ पर है स्थित है, कहोगे सर शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में स्थित है, शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में, उच्च भूमि क्षेत्र शाहबाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, जिनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही लगा रहे हो। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे बताइए सही नहीं लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गोसुंडा बांध, हिंगोनिया बांध, मोहरा सागर बांध, पांचना बांध। दोस्तों एक और क्वेश्चन था दोस्तों माधो सागर बांध, एक ये बताना है माधो सागर बांध कहाँ पर है, माधो सागर जो बांध है ना, माधो सागर बांध ये दोस्तों कहाँ पर है, चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से, फटाफट से इनके बारे में आंसर लगा दीजिए। देखो गोसुंडा बांध दोस्तों कहाँ पर है, गोसुंडा बांध चित्तौड़ में है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हिंगोनिया बांध जयपुर में है दोस्तों, ये भी सही लिखा हुआ है। पांचना बांध दोस्तों करौली में मिट्टी का बना हुआ बांध है, ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से बना बांध दोस्तों पांचना बांध करौली में है। इसके अलावा मोरा सागर बांध दोस्तों ये गलत बता, ये दोस्तों क्या है, गलत है, मोरा सागर बांध दोस्तों ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों माधो सागर बांध कहाँ पर है, कोटा माधो सागर बांध दोस्तों दौसा में है, माधो सागर बांध ये दौसा में है दोस्तों, ये सवाई माधोपुर में थी ना, ये सवाई माधोपुर में है। ओके तो दोनों यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों यहाँ पे ध्यान रखना है। मोरा सागर बांध कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में, माधो सागर कहाँ पर है, दौसा में है। ओके दोस्तों अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन था दक्षिणी पूर्वी पठारी के बारे में बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दक्षिणी पूर्वी पठारी पठार के संदर्भ में दोस्तों बताइए। अरे राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान का जो भौगोलिक भाग है इसको 4 भागों में मेनली दोस्तों बांटा गया है। राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, भौगोलिक जो क्षेत्र है इसको मेन रूप से दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है, उनमें से एक है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, सही बात है ना। अरे दोस्तों एक क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है, जिसके बारे में बताना है कि उसके लिए कौन सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले देखो यहाँ पे यह क्रिटेशियस काल भी बना हुआ है, एकदम सही लिखा हुआ है 100% दोस्तों, 100% की यहाँ पे क्या ये बात है, इंपोर्टेंट वाली बात दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये जरूर आएगा पेपर में। क्रिटेशियस काल में निर्मित है, यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अवशेष माना जाता है, ये भी इंपोर्टेंट है। 6.89% भाग पर फैला हुआ है, बिल्कुल सही है। 21% जनसंख्या निवास करती है, नहीं दोस्तों जनसंख्या 21% निवास नहीं करती, जनसंख्या तो 11% निवास करती है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी परसेंट निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है दोस्तों, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है, बताना है ये जयपुर घराने में दोस्तों, इसका जो घराना है वो जयपुर घराना है, कथक का जो घराना है वो जयपुर घराना है। यहाँ पे इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, इसके प्रवर्तक किसे कहा जाता है, बताइए आंसर क्या आएगा। कथक घराने के जो प्रवर्तक है वो किसे कहा जाता है, तो भानुजी महाराज को कहते हैं दोस्तों, भानुजी महाराज को कहा जाता है, इसके प्रवर्तक ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर, ठीक है।
ऑप्शन बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। अगला है मगरा क्षेत्र किसे कहा दोस्तों, बताइए जल्दी से। मगरा क्षेत्र किसे कहते हैं? हाँ, मगरा जो क्षेत्र है वो किसे कहता है? हाँ देखो 200 प्लस लाइक नहीं दोस्तों, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हो, कुछ मतलब नहीं है आपको कहने का, जिसका मन होगा वो कर देगा। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोग पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाली ऊंची नीची पहाड़ियां, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां। मगरा किसे कहते दोस्तों? मगरा किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? चले बताइए दोस्तों जल्दी से। ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कम ऊंची जो पहाड़ियां होती है ना, इन्हें कहते हैं दोस्तों मगरा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही लगा रहे हो। अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे ये बड़े दोस्तों देवगढ़ के समीप जो पहाड़ियां हैं वो किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर क्या आएगा। देवगढ़ के समीप जो पहाड़ियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? हाँ सर क्या पढ़े आप, समझ नहीं आ रहा। समझ जब नहीं आता जब आपने पूरा पढ़ लिया हो, तब समझ में नहीं आता। अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा तो आपको ये लग रहा होगा कि वो ये भी पढ़ना है अभी वो भी पढ़ना है ना, तो जब नहीं पढ़ा होता तब तो ये पता रहता कि हाँ अभी तो वो पढ़ना है। देखो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, देख लेना दोस्तों, 5 मिनट का ही है, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। देवगढ़ के पास में जो पहाड़ियां हैं उन्हें पिंडमांड का मैदान कहते हैं। ये राजसमंद दोस्तों, कहाँ पर ये? राजसमंद में है, राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। 56 की पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर है? 56 की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर दोस्तों बताइए? बाड़मेर दोस्तों ना, बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, आंख, खेजड़ी, रोईड़ा, बबुल, कंटीली झाड़ियां, फोग आदि वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट लग रहा है, सारे के सारे इंपोर्टेंट ही है, थोड़ा ज्यादा इंपोर्टेंट ना। पेपर के बारे में क्लास लाना सर एग्जाम से पहले? हाँ जी बिल्कुल, जरूर लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे। हाँ सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, परेशान मत होइए दोस्तों। ये राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है ना, ये जो झाड़ियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, नहीं ना, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। सभी का आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन डी यहाँ पे जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट लगा रहे हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसके चारों ओर खाई होती है, बताइए कौन सा किला होता है? वह किला जिसके चारों ओर क्या रहती है? खाई रहती दोस्तों। याद करवाया था मैंने आपको, कैसे याद रखोगे? ख से खाई और ख से पारिक, पारिक दोस्तों, ख पारिक, पारी भी मतलब है दोस्तों, पारी भी मतलब है ना। ये दोस्तों कौन सा किला होता है? ऐसे किले जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें परकोटा हो दोस्तों ना, जिसके चारों ओर दोस्तों क्या होता है? परकोटा हो, ऐसे लिख लो आप तो, जिसके चारों ओर क्या हो? परकोटा हो, उसे कहते हैं दोस्तों पारिक। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ पे धानवन के बारे में बात करें तो ऐसे किले जो कि रेत के ऊंचे टीलों से घिरे हुए हो, जो कि रेत के ऊंचे टीलों से दोस्तों क्या हो? घिरे हुए हो, जैसे कि सोनारगढ़ जो किला है। एरन किला दोस्तों कंटीली झाड़ियों के मध्य हो, कंटीली झाड़ियों के बीच में दोस्तों जो किला बना हुआ है, जहां पर जाने के लिए दोस्तों जो मार्ग है वो सबसे कठिन मार्ग दोस्तों ना, कठिन मार्ग दोस्तों वो है एरन किला। ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट लगा रहे हो। अगला है, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? बताइए आपका आंसर क्या आएगा? चलिए एक शानदार क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पे। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह, नहीं दोस्तों ये थोड़ी ना कहा था, ये तो शेरशाह सूरी ने कहा था, है ना। इनका भी दोस्तों एक स्टेटमेंट था कि मैं इसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि मैं इसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये रणथंभौर किले पर अटैक करने में असफल हो जाए दोस्तों, ये असफल
विफल हो जाते हैं। 1291 में दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही लगा रहे हो। 1301 में तो दोस्तों 1301 में तो किसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर क्या किया दोस्तों? आक्रमण किया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, रणथंभौर विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था दोस्तों? बताइए जल्दी से। 1301 में दोस्तों 1301 में रणथंभौर पर अटैक दोस्तों कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ पे बताना है आपका आंसर क्या आएगा। सर 1 दिसंबर की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर होना है, कितने आवर के बाद सोल्व कराओगे यूट्यूब पर? पेपर तो हो जाने दो एक बार महाराज, सोल्व करा देंगे। देखो हमें भी जल्दी रहती है सोल्व कराने की, आपको पता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक उल्लू खान को बनाया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा उल्लू खान। उल्लू खान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जागती ज्योत पत्रिका, मरु चक्कर पत्रिका, मरु वाणी पत्रिका और मरु भारती पत्रिका। बताइए यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा। हाँ दोस्तों चलिए, ये पत्रिकाएं और एक तरफ राजस्थान की जो संस्थाएं, एक तरफ क्या है राजस्थान की संस्थाएं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखो सबसे पहले बात करें यहाँ पे, जागती ज्योत पत्रिका निकालता है राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा, ये बीकानेर में दोस्तों, कहाँ पर? बीकानेर में इसके द्वारा जागती ज्योत पत्रिका निकाली जाती है। मरु चक्कर रूपायन संस्थान जोधपुर वाली संस्था, रूपायन संस्थान जोधपुर में है, मरु चक्कर पत्रिका निकालती है। मरु वाणी राजस्थान प्रसारणी सभा जयपुर वाली जो संस्था है, और मरु भारती बिरला शिक्षण ट्रस्ट झुंझुनू वाली संस्था। ये अच्छा क्वेश्चन था, कई सारों का आंसर गलत आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक लगभग इक्का ही आंसर यहाँ पे गलत है। देखो आया होगा आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 3 1 4, 2 3 1 4। किसी का आंसर है? चलिए बिल्कुल यहाँ पे आंसर तो आ गया। वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। जिनका आंसर यहाँ पे 2 3 1 4 है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं लिखा हुआ? बताइए जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला इंपॉर्टेंट लगा लेना, इससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है सर, मेरा पेपर फर्स्ट डे फर्स्ट पारी में है, डर लग रहा है सर, क्या करें, क्या कर सकते हैं हम, ये बताइए। हाँ देखते हैं, सोचते हैं, इसका कुछ उपाय हो तो बताएंगे जरूर आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो नरपति नालय, कुमार रासो दलपत विजय, कयाम खां रासो नियामत खान, राव जेतसिरो छंद की रचना बिट्ठू। दोस्तों कौन है? बिट्ठू सूजा, बिट्ठू सूजा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे दोस्तों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात, बिल्कुल सही है ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? चलो दोस्तों, आपकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस आ चुकी है, अभी करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, अभी करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है दोस्तों? मतलब रासायनिक परिवर्तन है। अरे भौतिक परिवर्तन दोस्तों, अवस्था परिवर्तन, लोहे का चुंबक बनना, नौसदर का ऊर्ध्वपातन, बनी हुई सब्जी खराब होना, क्या होगा आंसर? भौतिक परिवर्तन में अवस्था तो परिवर्तन होता है लेकिन वापस उसी अवस्था में आ जाता है। सही बात है, भौतिक परिवर्तन में अवस्था तो परिवर्तन होती है, वापस उसी अवस्था में आ जाता है, ये तो सही है दोस्तों। लोहे का चुंबकन बनना, ये भी सही है। बनी सब्जी खराब हो जाना, अगर सब्जी खराब हो जाएगी तो वापस से नहीं बन पाएगी, वापस से नहीं बन पाएगी, मतलब ये रासायनिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। सही बात है दोस्तों, अरे सही है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? रासायनिक परिवर्तन। बाकी देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकजार जो रोग है वो कैसा रोग होता है? लोकजार दोस्तों जिसे टिटनेस रोग भी कहते हैं, ठीक ना, जिसे टिटनेस रोग भी कहता है, लोकजार रोग बताइए कैसा रोग होता है? हाँ तो मुझे करंट अफेयर नहीं आती, देखो जितना आता है उतना पढ़ लो, जरूरी थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा आप करंट अफेयर पढ़ पाओगे। कोई बात नहीं दोस्तों, किसी ने नहीं पढ़ा पूरा करंट अफेयर, जितना आता है उतना पढ़ लो, है ना, लेकिन जो पढ़ो उसे ढंग से पढ़ लो। ये है ना जीवाणु से होने वाला रोग है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन डी यहाँ पे आ जाएगा आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा में छोटा कद अल्प विकसित मादा लक्षण किस अनुवांशिक रोग के कारण आते हैं? बताइए। हाँ चलिए दोस्तों लगाइए, आंसर क्या आएगा? मादा में छोटा कद है, अल्प विकसित मादा लक्षण किस अनुवांशिक रोग के कारण से होते हैं? क्लाइनफेल्टर दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है दोस्तों, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें,
इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 43 हो जाती है, सभी को पता है दोस्तों। इसके अलावा छोटा कद ये टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, इसमें एक गुणसूत्र दोस्तों क्या होता है? कम हो जाता है। 45 गुणसूत्र इसमें रहते हैं। डाउन सिंड्रोम दोस्तों ये आपको पता ही होगा, 21वें गुणसूत्र की दोस्तों ट्राइसोमी, 21वें गुणसूत्र की क्या होती है? इसमें ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी दोस्तों इसमें होती है। और एक है पटाऊ दोस्तों, 13वां गुणसूत्र है, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, 13वें गुणसूत्र दोस्तों क्या होती है? ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी दोस्तों इसमें होती है। सही बात है बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, असंगत का चयन करो दोस्तों। चलिए बताइए जल्दी से, असंगत कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे असंगत कौन सा हो जाएगा? हाँ देखो यहाँ पे आंसर लगाइए। पशु रेजर का रिजल्ट कितने दिन बाद में आएगा? रिजल्ट लगभग 3-4 महीने बाद में आता है, ठीक है। एग्जाम के 3-4 महीने बाद में रिजल्ट आएगा। जैसे ये देखो, जो एलडीसी एग्जाम हुआ था ना, वो अगस्त में हुआ था, और उसका रिजल्ट कल आएगा। एलडीसी का रिजल्ट कल आएगा, तो देख लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 महीने हो गए और अब रिजल्ट आ रहा है। तो पशु परिसर का रिजल्ट कब आएगा? दिसंबर में एग्जाम है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लगभग इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो असंगत का चयन करो। फटाकों का विस्फोट रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना केवल भौतिक परिवर्तन, मैग्नीशियम के फीते का जलना रासायनिक परिवर्तन, भोजन सामग्री का बासी हो जाना रासायनिक परिवर्तन। ये सही है दोस्तों, ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही है। लेकिन मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक, केवल भौतिक नहीं होता, रासायनिक भी होता है। देखो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक होता है, मोमबत्ती का पिघलना होता है भौतिक, मोमबत्ती का जलना रासायनिक होता है। तो इसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन आते हैं, इसमें रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन आते हैं। ओके दोस्तों, ये तो सारे सही थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे क्या है? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी जाएगी एलडीसी की? एलडीसी की देखो पिछली बार कितनी गई थी? 115 के आसपास गई थी ना पिछली बार। अब की बार तो ज्यादा जाएगी। अब की बार जो इसकी कट ऑफ है वो आई थिंक दोस्तों 130 के आसपास जाने वाली है। बाकी देखते हैं कल क्या आता है ना। जंग का सामान्य रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? बताइए आंसर क्या आएगा? जंग का जो सामान्य रासायनिक सूत्र है ये क्या होता है? बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए बताइए जल्दी से। Fe2O3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Fe2O3 यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, असंगत का चयन करो जल्दी से। बताइए असंगत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? असंगत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो पत्तियों से खाद का बनना, भाप का संघनन, भोजन का पाचन और लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। बताओ दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? कल रिजल्ट आ रहा है, कल देख लेना, पता चल जाएगा आपको भी। मुझे तो देखो, मैं तो आइडिया से बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे थोड़ी ना कि हाँ मैं कोई वहां पे रिजल्ट बनाने वाला हूँ, मुझे पूछ रहे हो आप लोग। मैं तो मुझे ये पता है पिछले बार इतनी गई थी, तो उसके आइडिया से बता रहा हूँ कि 130 के आसपास रहने वाली है। बाकी कल देख लेना। असंगत बताना है, पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन, भाप का संघनन रासायनिक, भोजन का पाचन रासायनिक, लोहे पर जंग लगना रासायनिक। दोस्तों यहाँ पे बताइए कौन सा गलत लिखा है? भाप का संघनन ये भौतिक परिवर्तन होता है, ये भौतिक होता है दोस्तों, ठीक ना, ये भौतिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट लगा रहे हो। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। कौन सी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इस वाले क्वेश्चन का। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ चलो बताओ जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या आएगा? चलिए दोस्तों, प्राकृतिक गैस का दहन, शोषण, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाना। 130 तो बहुत है। अरे आपके पशु परिसर की नहीं बात कर रहा मैं, पशु परिसर में 130 थोड़ी ना जाएगी। प्राकृतिक गैस का दहन तो उष्माक्षेपी है, शोषण उष्माक्षेपी है, साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बन जाना उष्माक्षेपी है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग में बदल जाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्माशोषी है ये, यहाँ पर उष्माशोषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो लगभग का गलत था, इसलिए मैं कह रहा था स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, इसीलिए दोस्तों कह रहा था कि स्क्रीनशॉट ले लेना। मुझे पहले ही लगभग दोस्तों आइडिया हो जाता है कि आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पे देख लो वही हुआ है ना। और तभी मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऐसे क्वेश्चन है क्या है, आप लोग बहुत कम पढ़ते हो, पता है ना मुझे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? बताओ जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर क्या आएगा? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन से यौगिक का प्रयोग होता है?
हाँ चलिए, फोटोग्राफी की यहाँ पे बात हो रही है, फोटोग्राफी की बात हो रही है। हाँ पीडीएफ सेंड करो। ये पीडीएफ अभी करो क्या? पीडीएफ सेंड पता नहीं है पीडीएफ कैसे, क्लास शुरू नहीं होती ना उससे पहले मैसेज करते हैं, सर आज वाली क्लास, अभी वाली क्लास की पीडीएफ सेंड कर दो अभी की अभी। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड दोस्तों, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या आता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। एक एक बात दो, आप लोग तो पीडीएफ के लिए इतनी जल्दी बोलते हैं, क्लास को शेयर करते हो क्या आप लोग? हाँ किया कभी आपने क्लास को शेयर? नहीं की होगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले जो पदार्थ है वो होते हैं, बताइए इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थों को क्या कहलाता है? बी वाला सही है, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड ही तो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ दोस्तों क्या कहलाते हैं? हाँ यार दोस्तों ऑक्सीकरण आप लिख सकते हो, ऑक्सीकरण, और जिनका ऑक्सीकरण होता है उन्हें अपचायक कहा जाता है, जिनका ऑक्सीकरण होता है उन्हें अपचायक कहा जाता है। सही बात है सभी की, यहाँ पे आंसर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ, और जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिनका, देखो दोस्तों ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण अलग अलग होता है। हाँ इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं वो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होने वाले पदार्थों को अपचायक कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक अलग अलग होते हैं, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक दोनों ही अलग अलग है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे थे? नाम था उनका मैक्रो, नाम दोस्तों उनका क्या था? मैक्रो। आगे पीछे का नाम मुझे भी नहीं पता, इतना पता है मैक्रो नाम था, मैक्रो दोस्तों, मैक्रो आए थे अपने राजस्थान। हाँ चले दोस्तों, और जल्दी से यहाँ पे आंसर आएगा। हाँ करंट अफेयर, करंट अफेयर दोस्तों आ चुकी है, और देखते हैं यहाँ पे फ्रांस, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। गणतंत्र दिवस पर दोस्तों अपने भारत में आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताए दोस्तों 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? दिव्य कीर्ति सिंह को तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, गलती से भी दिव्य कीर्ति सिंह की तरफ मत चले जाना, इन्हें तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना, इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और बात है दोस्तों दिव्य कीर्ति सिंह की, तो ये इनका जो गेम है वो कौन सा है? इनका जो गेम है वो घुड़सवार है, इनका जो गेम है वो कौन सा है? घुड़सवार है। यहाँ पे अपना जो चिराग है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी, इन्हें दिया गया था दोस्तों मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को दिया गया था। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी दोस्तों, ये है बैडमिंटन के खिलाड़ी, बैडमिंटन के दोस्तों ये क्या है? खिलाड़ी है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आएगा यहाँ पे आंसर, कर दी आपने तो गलती यहीं पर। हाँ दोस्तों देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हाँ रेरा, बता सकते हो इसकी स्थापना कब होती है? यहाँ पे क्वेश्चन तो ये है कि इसका चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया था, लेकिन मैंने आपसे पूछा इसकी स्थापना कब होती है? रेरा की स्थापना कई बार मैंने बताई, आज आप बताओगे, है ना? चलो जल्दी से दोस्तों आंसर लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीनू, अरे वाह क्या बात है, ये तो याद है आपको, ये तो याद है, वीनू गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए, वीनू गुप्ता को दिया गया था दोस्तों। वीनू गुप्ता का क्या, वीनू गुप्ता को क्या है? चेयरमैन बनाया गया था, वीनू गुप्ता को चेयरमैन बनाया गया था रेरा, ठीक है, रेरा का चेयरमैन वीनू गुप्ता को बनाया गया था। इसकी स्थापना 2019 में होती है, इसकी स्थापना 2019 में स्थापना होती है, ओके ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन यहाँ पे विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब, पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है गजय सिंह राजपुरोहित, पढ़ा तो होगा आपने, 2023 का राजस्थान साहित्य अकादमी इन्हें दिया गया था, 2023 का राजस्थान का साहित्य अकादमी इन्हें दिया गया दोस्तों ना, इन्हें दिया गया था गजय सिंह राजपुरोहित। देखो अगला क्वेश्चन है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता था? ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रेडा बता दिया, हाँ बिल्कुल, रेडा की स्थापना 1985, रेडा की स्थापना 1985। देखो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट समिति है, पता होगा आपको, क्रिकेट
कि ये ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी। सही बात है दोस्तों। और ये हरियाणा ने जीता था अपनी राजस्थान को हराकर। हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराया था। उप विजेता टीम कौन सी थी? राजस्थान थी। विजेता टीम दोस्तों कौन है? हरियाणा है। इंपोर्टेंट इसलिए हो गया है क्वेश्चन, ठीक ना, इसलिए इंपोर्टेंट हो गया। हरियाणा ने अपने राजस्थान को हरा दिया दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट की ट्रॉफी दोस्तों, नहीं ना, ये भी कौन से गेम से? क्रिकेट संबंधित है। और एक और मैंने दोस्तों कल परसों आपको क्वेश्चन कराया था क्रिकेट वाला ही, रणजी ट्रॉफी, रणजी 2023। हाँ ये दोस्तों मुंबई ने जीती थी ना, मुंबई ने दोस्तों जीती विदर्भ को हराकर दोस्तों, ना विदर्भ को हराकर। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये पंजाब ने दोस्तों, पंजाब ने बड़ौदा को हराकर, पंजाब ने दोस्तों किसे हराया था? बड़ौदा को दोस्तों हराया था, ठीक ना, बड़ौदा को हरा करके दोस्तों ये ट्रॉफी जीती थी। ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट लगा रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला देखो क्वेश्चन यहाँ पे, इस भारतीय को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान मिला है। अब देख लो पाकिस्तान का निशान किसे मिला था बताइए। हाँ चलिए दोस्तों बताइए आंसर क्या आएगा। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान किसे मिला था? तो ये दिया गया था इसको, हाँ बताओ जल्दी से। डॉक्टर सैयदना मुबदल सैफुद्दीन को दोस्तों दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा। ये दाऊदी बोहरा के क्या थे? संत है दोस्तों। ये दाऊदी जो बोहरा संप्रदाय है ना, बोहरा संप्रदाय, इसके ये संत है सैफुद्दीन। इनको ये अवार्ड मिला था, इनको ये सम्मान मिला था। ठीक है दोस्तों अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग मिला है? एक करेवा केसर है, पता होगा आपके सीईटी में भी क्वेश्चन आया था और एलडीसी में भी क्वेश्चन आया था। ये सीईटी में भी आया था और एलडीसी में भी आया था। हाँ दोस्तों करेवा वाला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बताना है किस राज्य की किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग मिला है। आंसर क्या आएगा? करेवा भी जम्मू कश्मीर में है और किश्तवाड़ केसर भी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, ठीक ना, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन था 19वें एशियाई खेल में भारत ने कितने गोल्ड मेडल लिए थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये भी शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो 19वें एशियाई जो गेम होते हैं ना, ये चीन में हुए थे दोस्तों। कहाँ पर हुए थे? इनका जो आयोजन है वो चाइना में हुआ था। आयोजन इनका चाइना में हुआ था, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों 20वें कहाँ पर होंगे? 2026 में होंगे। 20वें 2026 में होंगे कहाँ पर? जापान में होंगे। अच्छा दोस्तों 19वें एशियाई गेम में भारत ने टोटल 160 पदक जीते थे और भारत का जो स्थान था वो कौन सा था? भारत का दोस्तों जो इसमें स्थान था वो 4th स्थान था। 4th स्थान भारत का था पदक तालिका में। 160 पदक में से भारत ने दोस्तों जो गोल्ड है वो 28 गोल्ड लिए थे। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर मेडल भारत ने लिए थे। बाकी दोस्तों 41 कांस्य पदक भारत ने जीते थे। तो गोल्ड यहाँ पे 28 है सबसे कम दोस्तों ना। 28 ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। 28 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन जरूरी थोड़ी ना सरवण के बारे में बताएगा। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि भारत ने कुल कितने पदक लिए थे, भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था, आयोजन कहां पर हुआ था, सिल्वर मेडल कितने लिए थे। तो कंप्लीट दोस्तों मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, ये बताना है यहाँ पे 19वें एशियाई खेल में राजस्थान की किस निशानेबाज खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल लिया था? ये देखो यहाँ पे और भी अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके लिए। 19वें एशियाई गेम हुए थे, राजस्थान से भी दोस्तों खिलाड़ियों ने भाग लिया था। एक जो खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता था और एक खिलाड़ी दोस्तों जिन्होंने गोल्ड लिया था, दिव्यांग सिंह पवार ने गोल्ड मेडल लिया था। हाँ दोस्तों पता होगा आपको, दिव्यांग सिंह पवार यहाँ पे इसमें राइफल में दोस्तों ना, राइफल में। और दोस्तों यहाँ पे बात करें एक दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवार में इन्होंने भी दोस्तों क्या है गोल्ड इसमें लिया था और ये भी गोल्ड लेते हैं। लेकिन माननीय कौशिक ने रजत पदक दोस्तों निशानेबाज
निशानेबाज था इनका गेम, निशानेबाज इनका क्या था, गेम था। ऑप्शन नंबर डी होगा इम्पोर्टेंट, लगा लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन को क्या लगा लेना, इम्पोर्टेंट लगा लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहे तो, क्योंकि आपका गलत आ गया आंसर। जो क्वेश्चन आपने गलत दिया वही दोस्तों एग्जाम में आएगा, है ना। हाँ, जो एग्जामिनर है दोस्तों वो अपनी क्लास देख रहा है यहाँ पे, तो देख लेना फिर। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। एशियाई पैरा खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, बताइए आंसर क्या आएगा। एक बार जो जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो सारे लाइक कर दो भाई, जल्दी से जल्दी। ओके, देखो 237 क्लास में जुड़ गए, 250 का टारगेट था, केवल और केवल 20 स्टूडेंट्स है ना कम है क्लास में, कर दो इनकी आपूर्ति। हाँ, यहाँ पे एशियाई पैरा खेल की बात हो रही है, पैरा खेल। इतनी देर हम क्या पढ़ रहे थे, एशियाई खेल पढ़ रहे थे, अब की बार पैरा खेल पढ़ रहे हैं। भारत का स्थान 5वां स्थान था, 5वां स्थान था भारत का। भारत ने कुल इसमें कितने पदक लिए थे, 111 मेडल लिए थे, 111 मेडल लिए थे, उनमें से 29 है गोल्ड, उसमें 28 थे, इसमें 29 है, 29 गोल्ड है, 31 है रजत पदक, और बाकी बचे हुए दोस्तों क्या है, 51 कांस्य पदक है, 51 कांस्य पदक है। देख लो यहाँ पे, हाँ एशियाई पैरा खेल की बात हुई है, एशियाई पैरा खेल। हाँ देख लो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका तो भाई साहब अलग ही आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन था दोस्तों, सर अब तो पेपर बन गया होगा, हाँ पेपर बन गया, कल का ही बन गया था पेपर तो। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया था, COP28। हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है COP28 कहां पर आयोजन हुआ था, और COP29 कहां पर होगा। COP29 अजरबैजान में होगा, 79 होगा अजरबैजान में, जबकि COP28 हुआ था UAE, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस दशक में सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना शुरू कर दिया था। अच्छा, मैंने आज पेपर हार्ड बना दिया क्या दोस्तों? ये क्यों बोल रहे हो कि आज पेपर है, आज कुछ नहीं आ रहा, ऐसे कमेंट क्यों आ रहे हैं आपके? ये अच्छी नहीं लग रही कमेंट, है ना, अच्छे से कमेंट करो, ये ऐसे कमेंट थोड़ी ना दोस्तों अच्छे लगेंगे आप एग्जाम के पास में। किस दशक में सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना शुरू किया था? 1880 ईस्वी में, सन 1880 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये तो सही आ रहा है सभी का। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के दांत भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आते हैं? पशुपालन तो आपने रट रखा है, मुझे पता है, आने लगी पशुपालन, आपको रट रखा है सबने, है ना, पशुपालन पढ़ के, लेकिन बाकी सब्जेक्ट थोड़े कमजोर है आपके। अगर ऐसा हो जाए तो पशुपालन के क्वेश्चन आ जाए 10-15, बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाए 20, साइंस के क्वेश्चन आ जाए 25, मैथ के दोस्तों क्वेश्चन आ जाए 20-25, हाँ फिर क्या हो जाए, फिर क्या हो दोस्तों? दांत भोजन को चीरने फाड़ने के लिए दोस्तों रदनक दांत होते हैं, जिन्हें कील दांत कहते हैं, जिन्हें कैनाइन दांत कहा जाता है दोस्तों, जिन्हें कैनाइन दांत कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ से आंसर। ओके, कर्तनक दोस्तों जो पशु होते हैं उनमें कर्तनक दांत तो क्या है, ऊपर वाले जबड़े में तो होते ही नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, देखो यहाँ पे, पक्षियों में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी किस भाग में होती है? पक्षियों में बताना दोस्तों, अगला आंसर क्या आएगा? शुभ शुभ बोलो, ये काल्पनिक बातें मत करो। नहीं, ये तो बिल्कुल ही दोस्तों ये नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो आपने पढ़ा है वो आएगा दोस्तों ना, ये तो आएगा, ये जो पढ़ा रहे ये तो आएगा, लेकिन जो पेपर में दिया हुआ ना, जैसे 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं पशुपालन के, तो 25 क्वेश्चन पशुपालन के आएंगे, इसके अलावा 15 क्वेश्चन करंट के आएंगे, और 15 क्वेश्चन ही मैथ के आएंगे दोस्तों, 15 मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन जीके, 20 क्वेश्चन दोस्तों साइंस के आएंगे, ऐसे आएगा देखो पेपर, है ना। और बाकी दोस्तों जीके आएगा, बाकी क्या आएगा, जीके आएगा बाकी। यहाँ पे इनफंडिबुलम आएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनफंडिबुलम बिल्कुल राइट आंसर है।
और इसके अलावा एम्पुला में दोस्तों बाकी जो जानवर होते हैं उनमें सब में एम्पुला में क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। बाकी में दोस्तों, बाकी सभी पशुओं में जो निषेचन की क्रिया होती है वो एम्पुला में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से रहेगा अपना सी, इन्फंटिबुलम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया किस रोग का कारक है? देखना सबका आंसर आएगा, चले लगाए आंसर आएगा। स्ट्रेप्टोकोकस जानवरों में एम्पुला में, हाँ सही कह रहे हो, वेरी गुड अर्जुन। हाँ, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना, थनैला रोग होता है दोस्तों, ठीक ना, थनैला रोग होता है, थनैला। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन सी होगा, माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाना किस भेष की प्रमुख विशेषता है? लगाइए आंसर क्या होगा, माथे पर सफेद रंग का टीका पाया जाना किस भेष की विशेषता है? कौन सी भेष की दोस्तों विशेषता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से दोस्तों लगाइए। सर क्वेश्चन अच्छे दिए हैं आज, अच्छे तो दिए हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते क्लास को, ये गलत बात है ना। हम तो पूरी मेहनत करते हैं आपके लिए। नीली रावी, वेरी गुड दोस्तों, बिल्कुल सही बताए हो, नीली रावी बिल्कुल सही बता रहे हो। पंच कल्याणी भी कहते हैं, कैसे दोस्तों, इसे पंच कल्याणी भी कहते हैं। पंजाब की भेष है ये, कहाँ की है? पंजाब की दोस्तों भेष है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीली रावी। ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? बताओ यहाँ पर आंसर क्या आएगा। ऊन की फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्तियों में वुल सोल्टर डिजीज जिसे कहा जाता है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? वुल सोल्टर डिजीज जिसे कहते हैं। कौन सी बीमारी है दोस्तों? एंथ्रेक्स बीमारी है, जिसका पोस्टमार्टम नहीं करते, पोस्टमार्टम जिसका नहीं किया जाता। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये बताइए खुली आवास प्रणाली में बछड़ा या बछड़ी को कितने वर्ग फुट खुला क्षेत्र की आवश्यकता होती है? सर 10 दिन पहले भी लेकर आ जाते तो क्या? अच्छा, करंट अफेयर, दिक्कत कहाँ आई है आपको? जीके करवा रहा था मैं, पशुपालन भी करवा रहा था। करंट अफेयर तो तुमने जरूर दोस्तों, हमने कह सकते हो आपकी सर आपने करंट अफेयर इंडिया वाला नहीं पढ़ाया, ये कह सकते हो दोस्तों, लेकिन फिर भी दोस्तों है ना, पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। पहले तो ज्यादा नहीं करवाया इंडिया वाला, लेकिन अब करवा रहा हूँ, जितना होता है उतना कर लो। देखो अब कोई ऐसे तो अभी नहीं कि आपको पढ़ना ही है पूरा, है ना, जितना आपसे हो पा रहा है उतना कर लो, लोड मत लो दिमाग खराब ज्यादा। जो आपने पहले पढ़ा है उसको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। अभी जो करा रहे हैं वो भी पढ़ते रहो, जो क्वेश्चन नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट लिया करो, एक बार वापस से उसे देखा करो, तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा अपना, बछड़ा या बछड़ी को कितने वर्ग फीट खुला क्षेत्र, तो खुला क्षेत्र होता है दोस्तों 50 से 60, बंद क्षेत्र 15 से 20। बंद जो क्षेत्र होता है वो 15 से 20 होता है, ध्यान रखना दोस्तों दोनों। बंद क्षेत्र कितना है? 15 से 20 है, जबकि खुला क्षेत्र कितना है? 50 से 60 है। बीएसटीसी का भी पढ़ाते हो क्या? हाँ बिल्कुल, बीएसटीसी की क्लास शुरू करने वाले हैं, एक बार पशु परिसर हो जाए, पशु परिसर के बाद में बीएसटीसी की कंप्लीट क्लासेस लगा देंगे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन था, वर्षण कोष वर्षण का तापमान शरीर के तापमान से कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं ताकि शुक्राणुओं का उत्पादन क्या है, अनुकूल वातावरण में हो सके? बताओ दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका। चलिए देखो, वर्षण कोष में वर्षण का तापमान है ना, अपने शरीर के तापमान से थोड़ा कम रखते हैं, 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। 5 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों क्या रखते हैं? कम रखते हैं। सही बात है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ रहा आंसर। नेक्स्ट दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन था, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब होती है? लगाए सभी साथी आंसर। ओके, इसके अलावा दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स क्लास में पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज दोस्तों ले लेना और तैयारी आपकी शानदार हो जाएगी। वो क्वेश्चन भी आप देख लेना अगर टाइम है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि लेना ही लेना है, जिनके पास में टाइम है वो लेकर टेस्ट वाले क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। 1988 में वन प्रबंधन कार्यक्रम, 1988 में वन प्रबंधन कार्यक्रम 1988 में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए दोस्तों, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को
पेप्टाइड में दोस्तों बदलते हैं। तो दोस्तों प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए, पेप्टाइड में बदलने के लिए दोस्तों जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन दोस्तों, पीपीपी है ना, ट्रिपल पी दोस्तों, ट्रिपल बी याद रख लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्रोटीन दोस्तों 20 अमीनो अम्ल के बराबर होता है ना, 20 अमीनो अम्ल के बराबर क्या होता है? प्रोटीन होता है, ये भी पता होगा आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विकर्ण रोग, एंजाइटिक रोग, एपिडेमिक रोग, पेंडेमिक रोग दोस्तों, पेंडेमिक रोग, हाँ क्या आएगा आंसर? तो आपने 200% सपोर्ट किया है हमको। हाँ देखो बिल्कुल जितना हुआ है बिल्कुल उतनी दोस्तों मैंने आपके लिए मेहनत यूट्यूब पर की है, बिल्कुल फ्री ऑफ, जितना कर सका था दोस्तों उतना तो किया है मैंने। देखो यहाँ पे बाकी देखते हैं दोस्तों पेपर कैसा जाता है, अच्छा ही जाएगा। सिलेबस बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा रहे हैं तो अच्छा ही जाना है। विकर्ण रोग दोस्तों रेबीज होता है, स्पोरोडिक रोग, एंजाइटिक जो रोग है दोस्तों वो यहाँ पे एंथ्रेक्स हो जाएगा, एपिडेमिक रोग दोस्तों यहाँ पे एफएमडी हो जाएगा और पेंडेमिक बर्ड फ्लू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर देखो आ रहा होगा आपका 2143 आंसर आ रहा होगा, 2143 यहाँ पे दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? टोटल 18 दोस्तों, टोटल कितने हैं? 18 है भारत में, टोटल भारत में 18 है ये बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों। इनमें से भारत में कौन सा नहीं है ये बताना आपको। जल्दी से यहाँ पे आंसर लगाना दोस्तों, क्या होगा बताइए? अचन कमार, अगस्त्य मलाई, दाचीग्राम, नोकरेक। दाचीग्राम ये नोकरेक दोस्तों मेघालय में है, मेघालय। अचन कमार दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। अगस्त्य मलाई केरल तमिलनाडु में है, केरल तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना हो जाएगा सी, दाचीग्राम दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ से दोस्तों, सी वाला होगा यहाँ पे राइट आंसर, ना सी वाला यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में है दाचीग्राम, ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं दोस्तों, ये वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों ओनली, जम्मू कश्मीर में ये। ओके देखो अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? फिर से एक क्वेश्चन दोस्तों, फिर से एक क्वेश्चन, क्योंकि आपका गलत हो गया ना तो वापस से क्वेश्चन लाना है ना। अब की बार अलग है, लेकिन 18 में से दोस्तों 8 तो मैंने याद करवा दिया आपको। देखो पंचमंडी, मानस, पन्ना, नामदफा। पंचमंडी मध्य प्रदेश में है, मानस असम में है, पन्ना भी दोस्तों मध्य प्रदेश में है, नामदफा दोस्तों हाँ इसको कर दो यहाँ से दफा, इसको यहाँ से दफा कर दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो बता रहे हैं यहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है दोस्तों, ठीक ना, ये वाला नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि दोस्तों टोटल 3 होती है, टोटल 3 होती है, सब मेंडुबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि दोस्तों जो होती है वो कान के सामने होती है, कान के सामने दोस्तों होती है। और यहाँ पर बात है दोस्तों एक ग्रंथि जो कि कुत्ते में पाई जाती है, कौन सी? जाइगोमेटिक ग्रंथि दोस्तों, जाइगोमेटिक ग्रंथि। ये किसमें होती है? कुत्ते में दोस्तों, जो लार ग्रंथि होती है ना, कुत्ते में लार ग्रंथि कौन सी होती है? जाइगोमेटिक होती है। जबकि पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है ना वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर भी आ रहा है। आप लोग पशुपालन में बहुत अच्छा कर रहे हो, बस थोड़ी सी दिक्कत आपके करंट अफेयर में आ रही है ना। तो हम ऐसे करेंगे दोस्तों, कल तो क्या है साइंस पशुपालन की क्लास होगी, परसों सुबह करंट अफेयर की क्लास रख देंगे, फिर ये वाली क्लास ऐसे एज इट इज चलती रहेगी एग्जाम तक, ठीक है ना। ये वाली क्लास मॉडल पेपर की चलती रहेगी, लेकिन सुबह वाली क्लास में दोस्तों हम चेंजेस करते रहेंगे। जैसे कल तो साइंस पशुपालन है, परसों करंट अफेयर लेकर आ जाएंगे सुबह वाली क्लास में। यहाँ पे है वाई आकार का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाई आकार का दोस्तों होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। टी आकार का घोड़ी में होता है दोस्तों, घोड़ी में टी आकार। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उच्च श्वसन के समय पसलियां किधर गति करती है? ये इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन, ये दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन। अब पता चल गया आपको मैं क्यों कह रहा हूँ इंपोर्टेंट। देखना अभी आपका आंसर देखना यहाँ पे, है ना, अभी आपका आंसर देखना क्या आता है यहाँ पे। चलिए उत्सवसन होता क्या है? वायु को बाहर भेजना, उत्सवसन। और एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन और एक होता है उत्सवसन। इसमें क्या होता है? वायु को अंदर दोस्तों लाया जाता है, वायु अंदर, और इसमें दोस्तों वायु बाहर, वायु बाहर।
दोस्तों यहाँ पे देखो आंसर आपका क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बता रहा है सर मैराथन लगाओ। ये मैराथन ही एक प्रकार की है ना, एक एक घंटा पढ़ लो बस ढंग से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये एक प्रकार से मैराथन है। आपको बाकी टीचर दोस्तों यही क्वेश्चन मैराथन के रूप में 2-2.5 घंटे में कराएंगे। अपन क्या करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन कम टाइम में कर लेते हैं, अपने लिए यही मैराथन है। देखो दोस्तों नीज श्वसन में क्या होता है, नीज श्वसन में दोस्तों सांस लिया जाता है, अंदर भी दोस्तों हवा ली जाती है। तो जो पसलियां है ना वो इसमें ऊपर की ओर दोस्तों गति करती है, पसलियां ऊपर की ओर गति करती है, पसलियां ऊपर की ओर गति करती है, जबकि यहाँ पर पसलियां बाहर की ओर गति करती है। पसलियां दोस्तों पसलियां यहाँ, अच्छा दोस्तों यहाँ पर पसलियां नीचे की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, अंदर दोस्तों आती है पसलियां। और यहाँ पर पसलियां दोस्तों ऊपर और बाहर, ठीक ना, बाहर पसलियां आती है। डायफ्राम दोस्तों इसमें देखो, इसमें जो डायफ्राम है, डायफ्राम वो नीचे की ओर दोस्तों आ जाता है, इसमें जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर आ जाता है, इसमें दोस्तों जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पसलियां नीचे की ओर दोस्तों क्या करती है, गति करती है, नीचे की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है, बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन होती है। सर अब क्या पढ़े प्लीज बता दो, ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी। दोस्तों देखो मैं तो आपकी जगह होता तो मैं ओनली काम की क्लास लेता यूट्यूब पर आकर, यूट्यूब को इतना ही चलाता जितना मेरा काम रहता, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्लास लगती मुझे वो क्लास में लेता यूट्यूब पर। बाकी मैं क्या करता, जो मैंने आज तक पढ़ा है उसको मैं सेल्फ स्टडी करता अगर आपकी जगह होता तो। बाकी आप देख लो, 15 से 18 प्रति मिनट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन कितना होता है, 15 से 18 प्रति मिनट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अगला है पशुओं में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है, बताइए। पशुओं में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है, बताइए आंसर क्या आएगा यहाँ पे। चलिए श्वसन तंत्र पशुओं में क्या दोस्तों यहाँ पे बात करें, मनुष्य में भी है ना, मनुष्य में भी दोस्तों श्वसन तंत्र है, ये फेफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों मेंढक में बताइए, मेंढक में श्वसन तंत्र कौन सा होता है, हाँ मेंढक में बता सकते हो आप। मछलियों में गलफड़े दोस्तों, ठीक ना, गलफड़े मछलियों में होते हैं। यहाँ पे होता है मेंढक में श्वसन तंत्र का मुख्य कौन सा होता है, त्वचा दोस्तों, त्वचा होता है मेंढक में। ओके याद होगा आपको यहाँ पे, बिल्कुल त्वचा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों, गुज्जर बाकरवाल जो कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों रहते हैं, ठीक ना, जम्मू कश्मीर में रहते हैं गुज्जर बाकरवाल। ये घुमंतु चरवाहा होते हैं दोस्तों, ये बताइए जल्दी से। घुमंतु चरवाहा है गुज्जर बाकरवाल, कहाँ के हैं दोस्तों, किस क्षेत्र के, ये किस क्षेत्र के घुमंतु चरवाहा है गुज्जर बाकरवाल। हम इसीलिए है ना मैराथन क्लास नहीं लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा आएंगे बच्चे, लेकिन फिर आप लोग भी सोचोगे कि सर करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, और आप लोग भी यूट्यूब पर आ जाओगे, है ना, फिर क्या होगा, जो आपने इतने दिन पढ़ा है वो नहीं पढ़ पाएंगे, पेपर बेकार आपका होगा। तो ऐसा स्वार्थ नहीं चाहिए दोस्तों, ऐसा स्वार्थ बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। गुज्जर बाकरवाल किस क्षेत्र के घुमंतु चरवाहा है, पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, बताओ यहाँ पे आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से दोस्तों। देखो राष्ट्रीय विरासत पशु, अपने भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु तो सबको पता है कि सर राष्ट्रीय पशु तो बाघ है। क्या दोस्तों, बाघ है, जानते हैं आप लोग भी दोस्तों, इतना पता होगा, 1970 में उसे दिया गया था। और डॉल्फिन दोस्तों, डॉल्फिन बताइए, डॉल्फिन क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। जबकि हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है दोस्तों, ठीक ना, क्या है, मोर है राष्ट्रीय पक्षी। तो चारों के बारे में देखो यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिमेक्स 2024। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, एक दो क्वेश्चन और है, देख लो फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिमेक्स 2024 का जो आयोजन कब घोषित किया गया था, इसे घोषित दोस्तों किया गया था
राष्ट्रीय विरासत पशु को घोषित किया गया था 2015 में। बाकी इसे 1973 में, डॉल्फिन को दोस्तों, डॉल्फिन को 2010 में और राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1963 में, 1963 में। ठीक है ना, सालों के बारे में लिख लो भाई, सालों के बारे में दोस्तों लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जापान में होता है दोस्तों। जिमेक्स 2024 भारत जापान, भारत और जापान का ये अभ्यास है जिमेक्स 2024। ठीक है ना, भारत और जापान का दोस्तों। जैसे जापान जैसे जिमेक्स, याद रखना दोस्तों, जैसे दोनों जिमेक्स जापान। अगला है भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट लगा लेना ये वाला क्वेश्चन। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने दोस्तों? हाँ 85वें बताना है। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल, पी श्याम निखिल। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे अपना आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी फूड फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां पर हुआ था? राजस्थानी फूड फेस्टिवल 2024 का जो आयोजन है ये कहां पर होगा दोस्तों? ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। चले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और फिर आप लोग पढ़ सकते हो अपना खुद का, जो दोस्तों पढ़ना चाहते हो वो पढ़िए यहाँ पे। तो दोस्तों राजस्थानी जो फूड फेस्टिवल है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जो फूड फेस्टिवल है दोस्तों